स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। मैं विजय लक्ष्मी। कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान में अभी हमारा जो प्रकरण चल रहा है वह है राज्य सरकार। पूर्व में हमने राज्य सरकार के 3 वीडियो देख लिए हैं, जिनमें कि हमने विधानसभा के गठन, विधान परिषद के गठन, दोनों की शक्तियाँ और राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली थी। हमने देखा कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, किन शर्तों का पालन किया जाता है आदि। आज हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में या उसके अधिकारों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारे राज्य सरकार के सारे जो टॉपिक हैं वो केंद्र सरकार से तुलनात्मक अध्ययन करने पर ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो हमने केंद्र सरकार के अंतर्गत राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा है और राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ा था। अब हमने जब राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन किया था तो हमने राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 भागों में पढ़ा, एक सामान्यकालीन और एक आपातकालीन। यहाँ पर हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को छोड़ करके बाकी सभी शक्तियां राज्यपाल की और राष्ट्रपति की लगभग समान होती है। इसी बात को दुर्गादास बसु, जो कि एक साहित्यकार हैं, उन्होंने अपने शब्दों में इस प्रकार कहा है कि थोड़े में राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान हैं, केवल कूटनीतिक, सैनिक और संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर, कि यानी कि कुछ एक अधिकार ऐसे हैं जिनको यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी शक्तियां राष्ट्रपति और राज्यपाल की लगभग समान ही होती है। आइए इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां। अभी हमने अध्ययन किया था तो राज्यपाल को कार्यपालिका का अभिन्न अंग हमने पढ़ा, और कार्यपालिका जो है उसके कार्यों के अंतर्गत राज्यपाल क्या क्या कार्य करता है। तो इसका सबसे पहला जो कार्य है कार्यपालिका के अंतर्गत वह है नियुक्तियां संबंधी। जिस प्रकार राष्ट्रपति केंद्र में नियुक्तियां करता है, उसी प्रकार राज्यपाल जो है वह राज्य के अंतर्गत विभिन्न नियुक्तियों का कार्य करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसकी नियुक्ति करता है? हमारे मुख्यमंत्री की। ठीक है ना। फिर मुख्यमंत्री की सलाह से यह अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां भी करता है। ठीक है ना। तो ये हो गया इसका सर्वप्रथम मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का कार्य। इसके अलावा यह अधिवक्ता की नियुक्ति करता है। फिर राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है ना, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। इसके अलावा यह जो हमारा उच्च न्यायालय है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा था, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां कौन करता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति की सलाह यह अवश्य लेता है। तो यह यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों में भाग लेता है। इसके अलावा हमारे राज्य सूची से संबंधित जितने भी विषय हैं उन पर निर्णय लेने का इसको अधिकार होता है। इसके अलावा संवर्ती सूची के जो विषय हैं, संवर्ती की सूची के विषयों पर इसको राज्यपाल की सहमति या फिर राज्यपाल के आदेशानुसार निर्णय लेने का अधिकार होता है। यानी कि इसको राज्यपाल से थोड़ा सा
परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ती है। हम यूँ कह सकते हैं कि समवर्ती सूची के विषयों पर राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से राज्य सूची के अलावा समवर्ती सूची का जो क्षेत्र है उस पर भी निर्णय लेने का अधिकार रखता है। ठीक है ना। इसके बाद में हम देखें तो कोई भी कानून बनकर के पारित हो जाता है, उसके बाद उस कानून के ऊपर फाइनल हस्ताक्षर किसके होते हैं? राष्ट्रपति के। तो इस प्रकार से यह हमारे कानून निर्माण जो है कार्य है या कानूनों को लागू करवाने का जो कार्य है, यानी कि राष्ट्रपति के राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून लागू नहीं किया जा सकता। तो कानून संबंधी भी इसको अधिकार प्राप्त हो गए। ठीक है ना। इसके अलावा हम देखें तो मंत्री परिषद को शपथ दिलवाना और आवश्यकता यदि हो तो उनके त्यागपत्र भी स्वीकार करने का कार्य कौन करता है? हमारा राज्यपाल करता है। तो यहाँ पर हमारी मंत्री परिषद जो है इसको शपथ दिलाता है और त्यागपत्र भी इसके कौन ग्रहण करता है? राज्यपाल ही ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राज्यपाल हमारा जो है वह कार्यपालिका के क्षेत्र में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों संबंधी कार्य करता है। नियुक्तियां करने के अलावा यह हमारी राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर भी अपना कानून निर्माण का काम कर सकता है। इसके अलावा यह कानूनों को लागू करवाने में निर्णायक भूमिका निभाता है और मंत्री परिषद जो है इसको गोपनीयता की शपथ दिलाने और इसके त्यागपत्र ग्रहण करने का कार्य हमारा राज्यपाल करता है। इन सब के अलावा राज्यपाल जो है कार्यपालिका का अभिन्न अंग होता है। हमने कार्यपालिका का जब स्ट्रक्चर बनाया तब भी राज्यपाल को ऐड किया और जब व्यवस्थापिका का स्ट्रक्चर बनाया था तब भी हमने राज्यपाल को ऐड किया था। यानी कि राज्यपाल हमारी व्यवस्थापिका का भी अभिन्न अंग है और हमारी कार्यपालिका का भी अभिन्न अंग है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कार्यपालिका के बाद हमारे राज्यपाल को कुछ विधायी शक्तियाँ भी प्राप्त होती है। तो आइए चर्चा करते हैं इनकी विधायी शक्तियों पर। देखिए विधायी शक्तियाँ कौन सी होंगी? हमने व्यवस्थापिका जब पढ़ी तब व्यवस्थापिका के अंतर्गत हमने 2 सदन पढ़े और ये सदनों जो होते हैं इनके अधिवेशन बुलाए जाते हैं, स्थगित किए जाते हैं, इन पर चर्चाएं होती है इत्यादि। इनकी जो पहली बैठक होती है चुनाव के बाद में उसको हमारा राज्यपाल संबोधित करता है। ये सारी चीज़ें हमने संक्षेप में पिछले वीडियोज़ में पढ़ ली थी। अब हम इनको एक बार और दोबारा देख लेते हैं। यानी कि व्यवस्थापिका के अधिवेशन बुलाना, बुलाना भी और स्थगित भी करना। ठीक है ना, दोनों इसमें एक साथ लिख लेते हैं हम। इसके अलावा प्रथम बैठक जो भी होती है चुनाव के बाद में इसको संबोधित करता है। ठीक है ना। तो ये तो हो गए इसके 3 व्यवस्थापिका की बैठकों से संबंधित कार्य कि व्यवस्थापिका की बैठकों या अधिवेशनों को बुलाना, इनको स्थगित करना और चुनाव के बाद की जो पहली बैठक होती है उसको संबोधित करने का कार्य हमारा राज्यपाल करता है। अब देखिए राज्यपाल के पास इसके अलावा भी एक अधिकार होता है, विधेयकों की पूर्व स्वीकृति ली जाती है। कौन से विधेयक? धन विधेयक। ठीक है ना। यहाँ पर धन विधेयक जैसे जो विधेयक होते हैं वित्त से संबंधित, उन विधेयकों की पूर्व स्वीकृति देने का कार्य कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है ना। अब विधेयकों पर पूर्व स्वीकृति देने के अलावा हमारा जो राज्यपाल है इसके पास एक और अधिकार होता है कि मान लो संसद का अधिवेशन चल ही नहीं रहा है और अचानक से किसी कानून की आवश्यकता पड़ी, तब हमारे राष्ट्रपति महोदय क्या करते थे? अध्यादेश लागू करते थे और वही राज्य के संबंध में अधिकार किसके पास आ जाएगा? राष्ट्रपति के अलावा यह राज्यों के संबंध में अधिकार आता है हमारे राज्यपाल के पास। तो कोई भी राज्यपाल अपने राज्य के अंदर
जब विधानसभा का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और राज्य सूची से संबंधित किसी विषय पर कानून की आवश्यकता पड़ जाए तो अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश के बारे में हमने पूर्व में चर्चा करी थी कि अध्यादेश का मतलब होता है कानून, यानी अध्यादेश क्या है अगर संक्षेप में पूछा जाए तो यह एक कानून है जो कि संसद का मतलब अधिवेशन नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। और राज्यों के संदर्भ में हम इसको देखें तो विधानसभा का दिन में अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल द्वारा राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अब यह लागू कब तक रहता है तो विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक। कारण यह है कि 6 सप्ताह में या तो विधानसभा इसको स्वीकृति दे देगी तब तो यह कानून अनवरत लागू रह जाएगा, और अगर स्वीकृति नहीं मिलती है विधानसभा से तो यह 6 सप्ताह बाद अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो यह थी हमारी अध्यादेश संबंधी शक्ति। उम्मीद करती हूँ आप में से किसी को भी अध्यादेश के संबंध में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब देखते हैं अध्यादेश जारी करने के अलावा हमारे जो राज्यपाल महोदय हैं इनको मनोनयन की भी शक्तियाँ मिली हुई है। अब मनोनयन आप समझ सकते हैं कि हमने जब विधानसभा और विधान परिषद का गठन पढ़ा था तब हमने देखा था कि जिस प्रकार केंद्र के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त है, उसी प्रकार हमारे विधानसभा में या यूँ कहें राज्य सरकार में राष्ट्रपति को विधानसभा और विधान परिषद दोनों में ही सदस्य मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त है। अब यहाँ पर शक्ति ये मनोनयन की जो संख्या है इसमें भिन्नता पाई जाती है। देखिए केंद्र में तो क्या थी, संख्याएं फिक्स थी, लेकिन राज्यों में संख्याएं फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर मनोनयन में विधानसभा के अंतर्गत तो यदि इनको आवश्यकता महसूस हो तो एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति ये कर सकते हैं मनोनयन करके, और विधान परिषद में इनको देखा जाए तो 1/6 सदस्यों की नियुक्ति ये मनोनयन द्वारा करते हैं या 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखी राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ जिनके अंतर्गत ये व्यवस्थापिका के अधिवेशन बुलाने, स्थगित करने, पहली बैठक को संबोधित करने आदि के अलावा धन विधेयकों पर पूर्व स्वीकृति देने, अध्यादेश जारी करने और विधानसभा और विधान परिषद में सदस्यों को मनोनीत करने की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में हमने पहले ही पढ़ रखा है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों की शक्तियों को हम तुलनात्मक ढंग से पढ़ते चलें तो हमें इनमें काफ़ी कुछ समानताएं दिखाई देती है। हमने केंद्र सरकार पढ़ते समय ये ध्यान दिया था कि भाई बजट जो है वह राष्ट्रपति के नाम पर प्रस्तुत किया जाता है। कर्ता कौन है? वित्त मंत्री करता है, लेकिन कर्ता किसके नाम पर है? राष्ट्रपति के नाम पर। तो इसी प्रकार से हमारी जो सबसे बजट होगा वह किसके नाम पर प्रस्तुत होता है? राज्यपाल के नाम पर। तो बजट जो है उससे संबंधित हमारे राज्यपाल के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती है। इसके अलावा जो हमने अभी विधायी शक्तियों में पढ़ा कि धन विधेयक पर मतलब संसद नाम आ रहा है सॉरी, तो जो विधानसभा होती है उसमें प्रस्तुत करने से पहले, धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले उस पर राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होता है। तो इसकी वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत हम देखें तो इसकी सर्वप्रथम तो वित्तीय शक्ति क्या हो गई? कि धन विधेयकों पर पूर्व स्वीकृति देना। इसके अलावा बजट के संबंध में आ गई कि भाई हमारा जो बजट है यह राज्यपाल के नाम पर राज्यपाल की स्वीकृति लेकर के प्रस्तुत किया जाता है। इसके अंतर्गत जो मद होते हैं उन पर भी राज्यपाल को पूरी तरह से हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है कि किस मद पर कितना व्यय स्वीकृत किया जाएगा। तो यह जो शक्ति है बजट संबंधी, यह भी हमारे राज्यपाल की महत्वपूर्ण शक्ति के अंतर्गत आती है। इसके अलावा जो राज्यों की संचित निधि होती है, इस पर पूरा अधिकार किसका होता है? राज्यपाल का।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे राज्यपाल के पास कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी होती है। अब हम देखें कि राज्यपाल के पास वित्तीय शक्तियों के अलावा अब इस संचित निधि में से कोई भी व्यय करना होगा तो किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी? राज्यपाल की। बजट के संबंध में राज्यपाल को शक्तियाँ प्राप्त है। धन विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व भी राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है। अब हम देखते हैं इनकी न्यायिक शक्तियाँ। देखिए, न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले नियमों, कानूनों या दंड विधान, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं राज्य सरकार, ठीक है ना। तो हम अधिकार क्षेत्र हमारा कितना हो गया? केवल राज्य तक हो गया है। हम राज्य के दायरे से बाहर निकलकर अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सेम स्थिति है कि जहाँ हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, हमने शक्तियों का मतलब कोई दायरा फिक्स नहीं था, संपूर्ण भारत पर लागू हो रही थी उसकी शक्तियाँ। लेकिन राज्यपाल की शक्तियाँ केवल एक राज्य तक लागू होती हैं, इसीलिए राज्यपाल को अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग भी एक राज्य की सीमा के अंतर्गत ही करना होता है। तो यहाँ पर हम देखें कि अनुच्छेद 161 जो है हमारा, वो ये कहता है कि राज्य सूची से संबंधित किसी भी विषय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले, सीमाओं में आने वाले किसी भी विषय पर यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, ठीक है ना, इसका क्षेत्र कितना होना चाहिए? राज्य सूची के जितना, ठीक है ना। राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाला कोई भी विषय, उस पर यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसके संबंध में यदि राष्ट्रपति के पास दया याचिका जाती है तो राष्ट्रपति उसके दंड को कम कर सकता है, ठीक है ना, माफ भी कर सकता है और उसकी प्रकृति भी चेंज कर सकता है। जैसे मान लो किसी को कठोर कारावास दिया गया है, सश्रम, तो ये उसको थोड़ा सा पोलाइट बना सकता है, तो प्रकृति बदल सकता है। तो इस प्रकार के अधिकार किस क्षेत्र में आना चाहिए? राज्य के अंतर्गत आने वाला कोई भी विषय होना चाहिए। तब राज्यपाल जो होगा हमारा, यह दंड को कम करने या माफ़ करने का अधिकार भी रखता है। इसके अलावा हम देखें तो हमारा जो महालेखा परीक्षक होता है उसके प्रतिवेदन जो होते हैं, प्राप्त कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसके अलावा जो इसकी एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है वह होती है अनुच्छेद 356, जो कि हमने हमारी आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत पढ़ रखी है। यदि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल सकता या संविधान के अनुसार चलने में शासन संभव नहीं है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुशंसा कर सकता है कि अमुक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल क्या कर सकता है? राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेज सकता है कि भाई राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है वो असफल हो रहा है या शासन जो है संविधान के अनुसार चलने में सक्षम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राज्य में अनुच्छेद 356 लागू करने के लिए सिफारिश कौन करता है? हमारा राज्यपाल। अब देखिए, राज्यपाल इसके अलावा हमारे जो विश्वविद्यालय होते हैं राज्यों के, इनका कुलाधिपति भी होता है, ठीक है ना। राज्यपाल क्या होता है? कुलाधिपति, यानी कि सबसे ऊपर हेड होता है ये। तो इस आधार पर ये, चूंकि ये कुलाधिपति है, इसलिए यह राज्य के जो भी विश्वविद्यालय होंगे, यहाँ पर हम केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं ऐड कर रहे हैं, केवल राज्य के विश्वविद्यालय ही, ठीक है ना। तो राज्यों के जो भी विश्वविद्यालय होंगे उनमें कुलपतियों की नियुक्ति, किनकी? कुलपतियों की नियुक्ति जो है ये राज्यपाल करता है और इन्हें पद से हटाने का काम भी हमारा राज्यपाल करता है। अब देखिए, अब तक हमने जो शक्तियाँ पढ़ी है ये तो है हमारी राज्यपाल की कार्यपालिका, विधायिका, वित्तीय या न्यायिक शक्तियाँ। इसके अलावा भी राज्यपाल को अपनी स्वविवेक पर आधारित कई शक्तियाँ प्राप्त होती है, जिन्हें हम इसकी विविध शक्तियों के अंतर्गत
पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं राज्यपाल को इन शक्तियों के अलावा अपनी स्वविवेक पर आधारित कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। हमने जब राष्ट्रपति पढ़ा था तब हमने देखा था कि बहुमत दल के नेता को वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं, ठीक है ना। जब केंद्र में पढ़ा तब प्रधानमंत्री नियुक्त हो रहा था और जब राज्य में पढ़ रहे हैं तब हमारा मुख्यमंत्री नियुक्त हो रहा है। कौन नियुक्त हो रहा है? बहुमत दल का नेता। अब वहीं पर हमने एक बात ये डिस्कस की थी कि यदि मान लो किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है, इन दैट केस क्या होगा। तो यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति या राज्यपाल दोनों की ही स्वविवेक की शक्तियाँ काम आती हैं, ठीक है ना। विशेष परिस्थिति हम इसे कह सकते हैं। हमारी पहली कंडीशन क्या हो जाएगी कि विशेष परिस्थितियों में मान लो कि हमारे किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है, इन दैट केस, तो ये क्या हो गई, हमारी एक विशेष परिस्थिति हो गई है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में हमारे राज्यपाल को अपनी स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये हो गई एक कंडीशन। इसके अलावा हम देखें कि मान लो संविधान के अनुसार हमारी मंत्रिपरिषद काम नहीं कर रही है, राज्यपाल को ऐसा लगता है कि हमारी जो मंत्रिपरिषद है यह संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है या सदन में उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पास हो जाता है, तब मंत्रिपरिषद को अपदस्थ करने का अधिकार किसे है? राज्यपाल को। ये इसकी एक विशेष शक्ति है। इसके अलावा यदि इसको आवश्यकता महसूस हो कि शासन तंत्र में जो कार्य चल रहे हैं उनकी जानकारी इसे पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है या जो कार्य चल रहे हैं इन पर इसको निगरानी रखने की आवश्यकता है, तो किसी भी विषय पर यह मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है और राज्यपाल के द्वारा मांगी गई सूचना देना मुख्यमंत्री के लिए ज़रूरी होता है। मुख्यमंत्री से किसी भी विषय पर कोई भी सूचना प्राप्त करने का इसका जो अधिकार है यह इसके विविध शक्तियों के अंतर्गत आता है, जिसका उपयोग यह अपने स्वविवेक से आवश्यकता अनुसार कर सकता है। इसके अलावा अब देखिए कि विधेयकों पर राष्ट्रपति 3 तरह से अपनी सहमति प्रकट कर सकता है ना। हमने जब पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि भाई विधेयक जो होता है उसको राष्ट्रपति या तो स्वीकृत कर ले, हस्ताक्षर कर दे, या उसको पुनर्विचार के लिए भेज दे, या उसको एज इट अपने पास रख ले। अब इसके अलावा ये 3 जो अधिकार थे ये तो हमारे राष्ट्रपति के पास भी थे, अब राज्यपाल के पास इसके अलावा भी एक अधिकार है। यदि राज्यपाल को ऐसा लगे कि अमुक विधेयक पर राष्ट्रपति से परामर्श लेना चाहिए तो विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार हेतु भी यह भेज सकता है, ठीक है ना। ये भी इसका एक अपना स्वविवेक का अधिकार होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमने राज्यपाल को पढ़ा, राज्यपाल की नियुक्ति, उसके बारे में सारी जानकारियाँ ली, इसके अलावा उसके अधिकारों के बारे में पढ़ा और प्रारंभ में हमने यह पढ़ा कि राज्यपाल जो है हमारी कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है। हालांकि हमने इसको वैधानिक प्रधान के तौर पर ही देखा है, लेकिन यह केवल औपचारिक भी नहीं है, इसके पास ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं जिनका उपयोग यह शासन तंत्र में करके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो इस आधार पर हमने आज राज्यपाल की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन कर लिया है। अब आप इस टॉपिक को दोबारा से अपने घर पर नोट्स बना करके एक बार और पढ़ेंगे। कोई दिक्कत आती है तो पुनः पूछेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अगली चर्चा करेंगे।